नंदा भाई, बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर पहुँच गई है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अभी तो ऐसा हुआ कि अभी लखनऊ में हुआ, सर्वसम्मति से दोबारा बहन जी को अध्यक्ष चुन लिया गया है। और हम तो चाहते हैं कि बहन जी जो है हमेशा के लिए अध्यक्ष बने रहे, जब तक जीवित रहे, क्योंकि उनका अनुभव है, उनकी मेहनत है, उनका जो संघर्ष रहा। पर हाशिए वाली बात है तो उसमें कुछ लोग इस प्रकार के पहुँच गए, आरएसएस के लोग पहुँच गए जब से, और तब से इसका विघटन हो रहा है इस पार्टी का। कुछ लोग इनके आसपास जो है ना, गणेश परिक्रमा करने वाले लोग जो हैं वो आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, और जब से पार्टी डाउन जा रही है, क्योंकि जितने भी ओबीसी एससी के लोग थे तो पार्टी डाउन जा रही है, तो मायावती जी पब्लिक की ये कदम कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा है, मायावती बहन जी का देखिए, बहन जी का जो है ना दिमाग माइंड जो है ना बांध दिया उन लोगों ने, और कहीं ना कहीं दहशत फैला रखी, उनके दिमाग में डरा रखा है, और डर की वजह से कारण है, यही कारण है कि वो रोड पे नहीं आ पाती है। और कई बार तो ऐसा लगता है, ऐसे मुझे तो लगता ही है कि हैं जैसे हाउस अरेस्ट हो, उतना ही मौका दिया जाता है उनको सरकार की तरफ से कि जितना करवाना है, ताकि विघटन करना है या बंटवारा करना हो दलित वोटों का, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है। तो वोटों का बंटवारा करके इनका जो दलितों की जो राजनीति है या पिछड़ों की राजनीति जो थी, जो सक्रिय थी बहुजन समाज की, जो 85% को लेकर चली थी, आज 85% की नहीं रही है। उसमें 5% लोग रह गए, 5-7% लोग इसमें बस बहुजन समाज पार्टी में। और उसका वजह यह है कि जो मनुवादी मानसिकता के लोग वो कहीं ना कहीं बहन जी के आसपास हैं, और जब कोई पिछड़े समाज के नेता हों या दलित समाज के नेता हों, जो बहन जी से डायरेक्ट जो मिलते थे कभी, उनकी स्थिति हो गई कहीं कि वो जो आरएसएस की मानसिकता के लोग बैठे मनुवादी, उनके कहीं ना कहीं उन्हें पैर छूने पड़ते हैं। और जिस मनुवाद से लड़ाई के लिए पार्टी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम ने, मैंने स्वयं उनके साथ काम किया, मानवर काशीराम के साथ। हाँ, और काफ़ी समय तक किया, और वो लड़ाई थी, उसको जानता हूँ, तो उस विचारधारा को, तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा में भी बदलाव आने लगा। जब विचारधारा में बदलाव आने लगा तो लोग कहीं ना कहीं कटने लगे पार्टी से। और जो बड़े बड़े नेता थे, पिछड़ों के हों, अनुसूचित जाति के हों, जनजातियों के हों, अन्य जो दलितों में अन्य जातियाँ हैं, कुछ अलग टाइप की हैं, जो जिनको लगा कि सम्मान नहीं मिल रहा पार्टी में, तो वो भी चले गए, चाहे राजभर हों, चाहे मौर्य हों, तुम्हारे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, या और भी अन्य लगे। तो पिछड़े समाज के लीडर भागे इसलिए कि इतनी बड़ी लीडरशिप करने के बाद, ना संघर्ष करने के बाद काशीराम के साथ, और उसके बाद उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो वो सब ये ही बंटवारा हुआ कि उन्हें इज्जत और सम्मान, जिस स्वाभिमान के लिए बसपा बनाई थी, वो स्वाभिमानी पार्टी बची नहीं, उसमें लगा कि उसे संकुचित कर दिया। और जो लोग आरएसएस के अंदर घुसे हुए लोग हैं, उन लोगों को भगाने का काम किया उन्होंने। और बहन जी जागरूक नहीं होंगी, क्योंकि उनके आसपास उन्हें लगता है कि ये ही सब कुछ लोग हैं, उनके कान बढ़ते रहते हैं। इस वजह से संगठन में भी फूट है, कहीं ना कहीं टूट है। और कोई जैसे ये आकाश आनंद अगर कहीं उग्र होकर बोलता है, समाज के लिए उग्र होकर बोलता है, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध करा देते हैं, चाहे बहन जी के माध्यम से। तो वो लोग हैं जो आगे खुल के नहीं बोलना चाहते, और जब तक खुल के बोलेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे एससी ओबीसी के लिए, तब तक ऐसी चीज़ें चलती रही। और यही वजह इनका जो मौन धारण जो बहन जी का रहा, या इनके ऊपर जो अंकुश लगा रखा था सरकार ने, उसी का कारण ये है कि जो आज जो वर्गीकरण हो रहा है एससी एसटी में, तो उसका वर्गीकरण हो रहा है। तो और मुझे लगता है बसपा से लोग भाग रहे हैं, और यही वजह है कि अभी तनाव की स्थितियाँ गाजियाबाद में भी देखी गई आपने, एसटी एससी के मामलों में आपस में लड़ गए। तो उस वक्त ये भी था, इस मामले में कुछ लोग जज को भूल दे के आ रहे हैं। तो ये एक टकराव की स्थिति है और एक विघटन की स्थिति है। जहाँ एकजुटता की बात थी, जहाँ 85% इकट्ठा हो रहा था, अब ये लग रहा है कि दलितों में भी एकजुटता नहीं है, दलित भी बढ़ गए हैं। तो फिर बहुजन समाज की स्थिति जो है, इस पार्टी की स्थिति खतरे में है। और कहीं ना कहीं बहन जी को इन्हें जो है, जो गणेश परिक्रमा इनके आसपास कर रहे हैं, जो आपसे जो मिलने नहीं दे रहे लोगों को, इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे, मुझे लगता है बसपा आगे गति पे नहीं अपनी आ पाएगी, ना चल पाएगी, ना प्लेटफार्म पर दौड़ पाएगी पार्टी इस स्थिति में। क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जो है मायावती की स्थान लगेगा? देखिए, वो ये बात ये है कि वो जो आदमी रनिंग में है, कम से कम कुछ नहीं कर पा रहा चंद्रशेखर रावण, मगर उसकी एक आदत है कि वो कहीं भी कोई परेशानी होती है उसमें हर मुद्दे को उठाता है, हर जगह जाता है, और युवा भी है, संघर्ष भी है। और मुझे लगता है कि जो आरएसएस के लोग जो बसपा में घुसे, अगर वो निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चंद्रशेखर रावण भी बहन जी के आगे सरेंडर कर सकते हैं, वो भी उनकी पार्टी में आ सकते हैं। और जिन लोगों को उन्होंने महासचिव बना रखा है बसपा में, उनकी जगह कहीं चंद्रशेखर रावण को ले लें, उनको दें अगुवाई कराएं, तो मुझे लगता है कि ये मजबूती से पार्टी चल जाएगी। और लोग जो है, और जो अस्तित्व जो था पार्टी का, वो अपने अस्तित्व में पूरी तरीके से आ जाएगा और खड़ा हो जाएगा। और जो लोगों की सोच थी कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं, उस ओर जा सकती हैं और प्रधानमंत्री बन भी सकती हैं, अगर चंद्रशेखर रावण
बसपा में आए, बसपा में तभी आएंगे जब जो आरएसएस के लोग जिनके आसपास बैठे हैं और पूरी पार्टी कमान संभाल रहे हैं, वो लोग जब तक नहीं जाते तो चंद्रशेखर रावण का मुश्किल है आना। और जिस दिन ये लोग हट जाएंगे मुझे लगता है वो तो सरेंडर जाएंगे। और पहली बार चंद्रशेखर रावण है जो राजेश चौधरी जो विधायक ने जब उल्टा सीधा बोला बहन जी के लिए, भ्रष्टाचारी न जाने क्या क्या कहा, तो उसके जो खिलाफ जो एक आक्रोशित जो बयान दिया चंद्रशेखर रावण ने बिना सोचे समझे दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे विधायक को तो जूते मारने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बहन मायावती जी के लिए चंद्रशेखर रावण के दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। जो बहन जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो कुछ भी बिना सोचे समझे उनके लिए खड़े हो सकते हैं, किसी भी स्तर पर खड़े हो सकते हैं चंद्रशेखर रावण। ये एक मैसेज देने की कोशिश की चंद्रशेखर रावण ने। और हम भी नाराज़ हैं इस बयान से, जो भी था राजेश चौधरी वगैरह उसके बयान से हम नाराज़ हैं, क्योंकि बहन जी को हम जानते हैं, बहन जी ने संघर्ष किया, अनुभवी हैं और हम हमेशा उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमको उनके विरोधी नहीं है बहन जी, हम उनके समर्थक ही हैं और हमेशा उनको आगे बढ़ाने की सोचते हैं। मगर जब जो गलत चीज़ें चल रही होती हैं हम लोग उसके लिए बातों का व्याख्यान भी करते हैं और चीज़ें जो रखते भी हैं कि भाई पार्टी क्यों गिर रही है, क्यों नीचे स्तर पर जा रही है। तो इसलिए हमने इन चीज़ों का जवाब दिया कि बहन जी जब तक आरएसएस के जो अंदर घुसे हुए लोग हैं और जिनके आसपास बैठे हुए हैं, जो इनकी पार्टी को चला रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बांध दिया है या डरा दिया है या हाउस अरेस्ट समझ लीजिए, हाउस अरेस्ट कर रखा है, यही वजह है कि बसपा बढ़ नहीं पा रही और विघटन की ओर है। दिन पे दिन छोटी पार्टी उठती जा रही है, टूटती जा रही है। कहाँ मान्यवर काशीराम के सर में राष्ट्रीय पार्टी बनी और ऐसी हालत थी कि कोई राज्य बचता था इसमें कोई ना कोई विधायक सांसद जीत के आ रहा है। जब मान्यवर काशीराम के जाने के बाद इसकी स्थितियाँ कमज़ोर हुई हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं। और उस वक्त भी आपने देखा होगा सन 2007 में जब इनके अपने बलबूते पर सरकार आई थी तो उन्हीं लोगों ने, मनुवादियों ने कहा कि हमारे हिसाब से आइए, हमारे वोटों से, जबकि उसमें दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों ने वोट दिया, माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया, उनको इग्नोर किया उन्हीं की वजह से, मनुवादी लोगों की वजह से। यही वजह हुई कि पार्टी का स्तर गिरा 2007 के बाद। उसके बाद उठ नहीं पाई, पार्टी ने उठ पाई क्योंकि मान्यवर काशीराम की जो विचारधारा थी उससे कहीं ना कहीं पार्टी भटक गई है। उसे दोबारा मान्यवर काशीराम की विचारधारा पर, संविधान की विचारधारा पर और लोकतंत्र को मजबूत करने की विचारधारा पर दोबारा आना पड़ेगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को लेकर साथ चलना पड़ेगा, तभी पार्टी मजबूत हो सकती है। जिंदाबाद। अखिलेश यादव और मायावती जी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? नहीं, प्लेटफार्म की बात नहीं है भाई, ये तो तोड़वाओ उन्होंने कराया था। जैसे राजेश चौधरी ने कहा कि भाई बहन जी को हमने बनाया, तू कौन है बनाने वाला, तेरे जैसे कीड़े मकोड़े पता नहीं कितने बना के छोड़ दिए होंगे और तू बकवास करता है, समझे? तुम्हें तो शर्म नहीं है, तुम तो चाटुकार हो, तुम ही तो लोग बना रखे हो, SC OBC के लोग बना रखे इनकी काट करने के लिए हैं, कोई और तो बोल नहीं रहा। मनुवादी मनुवादियों के चाटुकार हैं, चमचे हैं जो चाटते हैं, ये बकवासबाजी करते हैं। और यही वजह है कि अब जब ये ऐसा बयान दिया राजेश चौधरी ने तो कहीं ना कहीं समर्थन में आए अखिलेश यादव भी, क्योंकि उन्हें पता है सम्मानित नेता है भाई, मेहनत की, उन्होंने संघर्ष किया। जैसे मुलायम सिंह जी ने संघर्ष किया, ऐसे यही मेहनत कर सकते। काशीराम जी के साथ संघर्ष किया, जो संघर्षशील नेता है, जिसने कुछ काम किया, तो उसके लिए कोई भी नेता जितना तो ये आत्मबल है उसका, अपनी निजी विचारधारा कि किसी अच्छे नेता का, या चाहे महिला नेता हो चाहे जेंट्स नेता हो, अगर उसके साथ कोई गलत बयानबाजी करता तो उसका कहीं ना कहीं उसके समर्थन में खड़े होकर उसका बचाव करते हैं। बहन जी के बचाव में आए हैं और उनका समर्थन किया कि बहन जी के खिलाफ कोई गलत बोलेगा तो हम भी साथ खड़े हैं। तो उन्होंने ये एक मैसेज दिया। मगर ये जो कहते हैं कि हमने इनके मुख्यमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री भाजपा कभी किसी को नहीं बनाती। ऐसे लोगों को दलितों को कहाँ से बना देगी मुख्यमंत्री? जो दलितों को, जो मनुवादी अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करते, वो मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? तो मजबूरी जब इनकी फटी होगी तब जाके इनकी खिचड़ी फटी होगी। खुद जाके गए थे हम भाई पार्टी में, तो उस टाइम में खुद भाजपा जा रहे थे कि बहन जी बन जाओ बन जाओ, तो इन्होंने ये पीछे पड़े। बहन जी खुद नहीं आई थी इनके पास और इन्होंने खुद बनाया अपने स्वार्थ के लिए, और इसलिए बनाया कि सपा बसपा का जो गठबंधन था मजबूत, उसको तोड़वाने के लिए इन्होंने 3 महीने के लिए बहन जी को बनाया और वो गठबंधन तोड़वाया इन्होंने, ताकि ये ऐसा ना हो कि आगे जाके पूरे देश में सपा बसपा का गठबंधन हावी हो जाए और कांग्रेस भाजपा की विचारधारा को खत्म कर दे। जो मनवादी विचारधारा है इस पर अटैक कर देगी ये विचारधारा सपा और बसपा। तो इसको तोड़वाने का काम भाजपा ने किया। ये दोगले है भाजपा, ये कुछ भी अभी देख लो, ये भी तोड़ रहे हैं, ST और SC में तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे भाजपा वाले, सिर्फ इसलिए कि बहन जी मौन है और बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि वर्गीकरण की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखना चाहिए, वहाँ से वर्गीकरण करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में किस जाति के कितने जज हैं, वहाँ से वर्गीकरण करें,
तब तो ये दिखाई देगा। तो उसमें वर्गीकरण करें किस किस जाति और कितने जाति, तो आप मुझे बताओ, उसमें पहले लिख के दो, ब्यौरा पता चल जाएगा पूरे देश को कि कौन वर्गीकरण है और कौन खा रहा है, तो ये भी सबके सामने आ जाएगा। और हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं। अगर वर्गीकरण हो तो पूरे देश में वर्गीकरण हो। हम इसीलिए जाति जनगणना की बात हो रही है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, पूरे देश में वर्गीकरण करो, हर जाति का वर्गीकरण करो, हर धर्म का वर्गीकरण करो, मजहब का करो, ताकि सबको भागीदारी मिल सके और सबको इस लोकतंत्र में एक आज़ादी मिले, समता मूलक समाज की स्थापना हो और राष्ट्र आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, संविधान के रास्ते पर चले, लोकतंत्र मजबूत हो और देश वाकई में ही विश्वगुरु बन सके। जिंदाबाद।